हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग दृष्टि आई मैगजीन को कवर कर रहे हैं। फैप तक अपडेटेड है। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है नेशनल न्यूज़ चल रहा है, यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य। 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है और आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ लेक्चर्स उत्तराखंड पीसीएस के लिए है, पर पीसीएस के लिए देखिए, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अब यहाँ से सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपसे अग्नि पूछ लिया जाएगा, AGNI अग्नि क्या है। तो आपने क्या है, ये अग्नि क्या है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव है। कहाँ पर लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। आपने सिर्फ यहाँ से यही इतना इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखिएगा। ये आपका टॉपिक जो है, ये आपने यहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता, पूछा नहीं जा सकता। पढ़ने का मन है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है, इसकी स्थापना जो है तेलंगाना के मुलुगु जिले में की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो आपने याद रखना है, तेलंगाना में की गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जो समक्का सरक्का जो है जठारा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो भारत का, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो वो याद रखना है, समक्का सरक्का जठारा जो है वो है मेला है, ठीक है। अब ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला भी है, आपने ये भी ध्यान देना है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला भी है। यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे बोल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कोया जनजाति का संबंध कौन से राज्य से है। तो आपने ध्यान देना है, कोया जनजाति का संबंध तेलंगाना राज्य से है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जो टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है, ये जो ट्रैवल फॉर लाइफ है। तो मिशन लाइफ जो है भारत की नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका जो संबंध है पर्यावरण के लिए जीवन शैली से है, ठीक है। तो आपसे ये आपसे पूछ लिया जाएगा, मिशन लाइफ जो है वो क्या, किससे रिलेटेड है, किससे है। तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली से रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा। अब आपसे ये आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सभी को पता है। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है और यहाँ से ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, ठीक है। ये प्रतियोगिता हुई है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। इसके तहत 35 गाँव को जो है पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने थोड़ा सा ये ध्यान देना है, स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत गाँव है, हमारा उत्तराखंड का भी एक गाँव है उसमें। तो नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर का जो बांदीपोरा जिले में दावर गांव, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड को सेकंड नंबर पे उत्तराखंड के पिथौरा जिले के समोरली गांव है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान देना है। बस स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत गांव कौन से है। तो हमारे जो उत्तराखंड का है सेकंड नंबर पे है पिथौरागढ़ का समोरली, और जम्मू कश्मीर बांदीपोरा जिले का दावर जो है पहले नंबर पे है, ठीक है। अब भारत ऑर्गेनिक ब्रांड जो है, इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इसको पूरा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, एकात्मकता की मूर्ति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे स्टैच्यू ऑफ वननेस पूछ लिया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है किससे संबंधित है, किसकी मूर्ति किससे संबंधित है। तो आपने देखिए, एकात्मकता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य जी, एक विशाल प्रतिमा है। कहाँ पर है ये खांडवा जिले, MP के खांडवा जिले के पुनासा तहसील में ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर है, 108 फीट की है। तो ये जो है स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, ठीक है। आदि शंकराचार्य से की मूर्ति है, और कहाँ पर है, MP में है, 108 फीट की है। तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ से, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। अब आदि शंकराचार्य जी जो है, जिन्हें शंकराचार्य जी के नाम से जाना जाता है, 8वीं शताब्दी के भारतीय जो वैदिक विद्वान थे, अद्वैतवाद में के समर्थक थे, आत्मा की एकात्मकता में जो है सिद्धांत को मानते थे। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और है, आपने हमें पता है कि 4 मठ है। अब 4 मठ जो है यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन। 4 मठ की स्थापना भी की थी। 4 मठ कौन कौन से, श्रृंगेरी है, पुरी है, द्वारिका और बद्रीनाथ है, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। अच्छा, ये जो मूर्ति के चित्रकार हैं वो आपने याद रखिएगा, वासुदेव कामत जो है इन्होंने तैयार की है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आपसे याद रखना है स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी मूर्ति है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये जो है बॉक्सेस में स्टैच्यू ऑफ
इक्वालिटी, ये क्वेश्चन ईओ में पूछा भी जा रखा है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रखा था कि 14 अक्टूबर 2023 में मैरीलैंड अमेरिका में 19 फीट की एक मूर्ति का अनावरण किया गया। वो किसकी मूर्ति है? तो वो बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है। देखिए इस तरह की मूर्ति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस आपने याद रखनी है, आदि शंकराचार्य जी की है, और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है बी आर अम्बेडकर की है। बी आर अम्बेडकर की कहाँ पर है? मैरीलैंड अमेरिका में। और स्टैच्यू ऑफ वननेस है एमपी में। ठीक है, तो ये जो है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है भारत से बाहर स्थित बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। शिल्पकार आपने याद रखने हैं, रामवीर सुतार जो है वो शिल्पकार है। ठीक है, अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हमने अभी पढ़ा है गुजरात में, गुजरात की है। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये जितने भी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठन। देखिए अब सबसे पहले यहाँ से आपने जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हल्दी है इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। फिर आपने याद रखना है जिंजीबेरिया जो है उसके परिवार, जिंजीबेरिया परिवार से संबंधित है। ये एक पुष्पीय पादप है, सदाबहार एवं औषधि गुणों से युक्त एक पौधा है। ठीक है, आपने ये इसमें ध्यान देना है। अब यहाँ से ये ध्यान देना है कि भारत में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि भारत में हल्दी उत्पादक जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो महाराष्ट्र में होता है, फिर तेलंगाना में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है। और हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 62% से अधिक है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ से और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने का मन है आप पूरा पढ़ लीजिए अगर आपका मन है पूरा पढ़ने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो आपने पूरे ही आर्टिकल पढ़ने हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था। तो ये क्या है आपने याद रखना है, 128वां संशोधन विधेयक 2023 है, 128वां। ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है। ठीक है, इस यहाँ से जो है आरओ में और ईओ में दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रखा है और क्वेश्चन पूछने के चांसेस अभी भी है कि अपर पीसीएस में भी शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपने ये ध्यान देना है, 128वां विधेयक है। ठीक है, अब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। अब देखिए ये आपने ध्यान देना है, डेट याद रखनी है, कई बार डेट पूछ ली जाती है। लोकसभा में पारित हुआ था 20 सितंबर 2023 को। ये विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था 21 सितंबर 2023 को और राष्ट्रपति ने जो इसको स्वीकृति दी थी 28 सितंबर 2023 को। और ये जो है संविधान संशोधन अधिनियम, पहले तो ये क्या है, विधेयक है। ठीक है, जब विधेयक के बाद हमने पॉलिटी में सभी ने पढ़ा है, विधेयक के बाद जब यहाँ से लोकसभा में पारित हो जाता है, राज्यसभा में पारित हो जाता है और जब इसको राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है, राष्ट्रपति के द्वारा पारित हो जाता है, स्वीकृति दे दी जाती है, तो वो जो है अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाता है। ये हमने सभी ने पढ़ा है कि बिल जो है एक्ट तभी बनता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति दे देता है। तो ये जो आपने ध्यान देना है, अधिनियम यानी कि एक्ट जो है 106 है यानी कि 106 है और अधिनियम की बात कर, विधेयक की बात करें, बिल जो है 128वां संशोधन है। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए ये इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपने ध्यान देनी है, वो है आपने ये डेट्स अपनी याद रखनी है। संसद के एक विशेष सत्र में जो ये दौरान पारित हुआ था। अब इसका जो इन्होंने जो नाम दिया है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया है। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपने ध्यान देना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा रखा है कि लोकसभा में कितनी सीटों में मतदान इसको दिया है, और तो कितने में दिया था इसको मतदान दिया था, 454 में सदस्यों ने इसको मतदान दिया था यानी कि समर्थन में थे, और दो ने इसको जो है विरोध किया है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है 454 जो है मतदान दिया। यहाँ से ये पूछा जा रखा है आपसे। ठीक है, अब विरोध के लिए जो मतदान है वो दो कौन कौन से, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है, और पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील, इन दोनों ने जो है इसमें विरोध में दिया था। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है यहाँ पर ये इसमें जो है हमने अभी पढ़ा कि इसके विरोध में यानी कि इसके उसमें इन दोनों ने जो है विरोध में दिया है मतदान, और इन दोनों ने ये 454 ने समर्थन में। तो आप याद रखिएगा। अब राज्यसभा में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया था। ठीक है, राज्यसभा में तो पूरी तरह पारित हुआ है। ठीक है, सर्वसम्मति के साथ ये पारित हुआ है। ठीक है, अब नए संसद, ये जो है पहला विधेयक है जो है नए संसद भवन में जो है पारित हुआ पहला। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने याद रखने हैं। विधायिका में महिलाओं की न्यूनतम जो है 33% भागीदारी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने परसेंट भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो आपने ध्यान देना है 33% है। लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपने ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। ठीक है,
अब आपसे ये भी, अब आप इसमें जो आर्टिकल है वो भी आपने याद रखने हैं। 239A में संशोधन किया गया है, और जबकि नए आर्टिकल है वो 330A, 332A और 3A को जोड़ा गया है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है 239AA नए जो जोड़े जाएंगे वो है 3 नए जोड़े गए हैं, तो जोड़ा गया है 330A और 332A और 3A। ठीक है, अब ये इनकी पूरी डिटेल्स है, आप इसको अच्छे से यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से ये भी ध्यान देना है कि ये जो है 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आपको पूरा ही पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, अच्छे से इसको 2 से 3 बार पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट वाला इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। देखिए, आपसे पूछा जाता है खाद्य पशु का दर्जा किसको दिया गया है, तो मिथुन को दिया गया है। ठीक है, अब ये जो है मिथुन का आप वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा, और पर्वतों के पशु जो है के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब ये परिवार जो है बोविडे परिवार का सदस्य है। ठीक है, अब ये जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा मिथुन की सर्वाधिक जो संख्या है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और उष्ण वर्षा वनों में पाया जाता है, तो आपने ये पॉइंट भी ध्यान देना है। अब मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। किसने दी है? FSSAI ने दी है। ठीक है, यहाँ से ये भी आपने ध्यान देना है। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है, तो वो है सांची। सांची MP के रायसेन जिले में है। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान देना है कि 1989 में सांची स्थित बौद्ध स्तंभों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, अब सांची का भारत का पहला जो है सौर शहर है वो सांची है। ठीक है, यहाँ से ये भी बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट ये है, पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा जो है पहला जो है 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है, तो आपने ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब यहाँ से ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपने ये ध्यान देना है कि जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किसको दिया गया है? NCERT को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये याद रखना, NCERT को जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, सिर्फ इस वाले आर्टिकल में ये ध्यान देना है। अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, अब इसमें इंदौर नंबर 1 पे है। ठीक है, इंदौर नंबर 1 पे है, और MP में है इंदौर, सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ इतना ही आपको याद रखना था। नेक्स्ट है भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। तो भारत मंडपम क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का उद्घाटन किया है, और IECC जो परिसर है उसका नाम जो है भारत मंडपम है। ठीक है, अब भारत मंडपम का जो नाम है भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। ठीक है, अब जो अनुभव मंडपम है 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित एक मंडपम था। अब भारत मंडपम के बारे में हमने G20 का सम्मेलन हुआ था 2023 का, ये इसका आयोजन जो है भारत मंडपम में किया गया था। ये भारत मंडपम हमने काफी बार अपने G20 में हमने सुना है, तो ये नई दिल्ली में है, और ये जो है तो आपने इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज यहाँ पर जो है G20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो याद रखना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जो है इसका उद्घाटन किया था, और IECC का जो परिसर का नाम है वो भारत मंडपम है, और ये भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। ठीक है, और 12वीं सदी के भगवान थे, भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित एक मंडपम है। ठीक है, यहाँ से आपने इतना ध्यान देना है। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बॉक्सेस के, देखिए बॉक्सेस के अंदर जो भी होता है थोड़ा सा आप देख लिया कीजिए। वो है विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति, जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है नई दिल्ली से, जो भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति जो है स्थापित की गई है। अब नटराज जो है नृत्य करती हुई मुद्रा में भगवान शिव है। अब ये जो है 28 फीट ऊंची है, अष्ट धातु की बनी हुई है, और तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार है राधा कृष्णन स्थापित एवं उनके दल द्वारा 7 माह में रिकॉर्ड समय में निर्मित किया गया है। ठीक है, और लास्ट वैक्स कॉस्टिंग विधि द्वारा इसको जो है तैयार किया गया है, यानी कि निर्माण किया गया है। तो आप ये जो है थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। देखिए, ये जो है विश्वकर्मा योजना 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया था, इसके बारे में इसको जो है
कहा इसके बारे में बोल, ये इसको जो है ये यहाँ से आपने ये थोड़ा थोड़ा सा बस आप ये ध्यान दीजिएगा इस वाले इसमें। देखिए सबसे पहले ये राष्ट्र को संबोधन किया था। अब ये जो स्कीम है वो किसके लिए, भारतीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है कारीगर और शिल्पकार के लिए है। जैसे लोहार है, स्वर्णकार है, कुम्हार है, बढ़ई मूर्तिकार है। ये केंद्र से रिलेटेड केंद्रीय जो है स्कीम है, ठीक है। अब इसमें ये 5 साल के लिए 2023 से 23-24 से लेकर 27-28 तक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बस ये ध्यान दे लेना, 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए पहल तक जो है, 1 लाख रुपए पहल तक पहली किश्त है और 2 लाख रुपए तक द्वितीय किश्त है। बस आपने थोड़ा सा इतना ध्यान इसको दे लेना, ठीक है, कि ये आपने थोड़ा सा बस पॉइंट ये ध्यान देना है और ये ध्यान देना है कि ये केंद्र से रिलेटेड स्कीम है और ये लोहार, सुनार, ये कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जो है उनसे संबंधित है। यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 जो इसमें क्या है कि इंदौर को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किसको किया गया है? इंदौर को किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सी है? चंडीगढ़ है। तो आपने ध्यान देना, बस इंदौर नंबर 1 पे है, सूरत नंबर 2 पे है, ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। अब यहाँ से अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, अब इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अमृत भारत योजना जो स्टेशन है उसमें जो है 508 स्टेशन रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। आपसे ये पूछा जाता है कितने रेलवे स्टेशन को? 508 रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब ये सब आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जा सकता है। सिर्फ यहाँ से 508 आपने सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिए पूछे भी जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। अब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है यानी कि एमपीआई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा भी जा रखा है, ठीक है, इसके आयाम पूछे जा रखे हैं। तो एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जो है अपनी मानव विकास जो रिपोर्ट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है एमपीआई जो है, इसको 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। अब ये जो है ये जो इसकी राज्य वाली है भारत में है, भारत में एमपीआई जो है नीति आयोग की नोडल एजेंसी द्वारा जो है जारी किया जाता है, मंत्रालय है, ठीक है। ये इसमें क्या है, इसमें जो है 3 आयाम आपने ध्यान देने हैं। इनके ये आयाम आपसे पूछ ले जाते हैं कि इसको तैयार करने के कितने आयाम है, तो कौन कौन से हैं? 3 आयाम है और 12 संकेतक है। एक तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रहन सहन का स्तर है। आपने ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट, इसके बाद जो है आपसे पूछा जा सकता है अब गरीबी सूचकांक में नंबर 1 पे जो है वो बिहार है, ये नंबर 1 पे है। फिर झारखंड नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे मेघालय है और नंबर 4 पे जो है यूपी है, 5वें पे एमपी है। तो नंबर 1 पे बिहार है, आपने याद रखना है। और जो केरल है सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 0.55% जो है वाला राज्य है। अब यहाँ से उत्तराखंड का हमें याद रखना है। उत्तराखंड 15 रैंक है और जो बहुआयामी गरीबी जनसंख्या जो है प्रतिशत में 2019-21 में 9.67% है। और ये 19 से 21 वाला जो आंकड़े हैं, ठीक है। और अगर 2015-16 की बात करें तो 17.67% थी, यानी कि इतने से वो इतने आ गई है। और उत्तराखंड की 15 रैंक है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया है उत्तराखंड की कौन सी रैंक है, पहले नंबर पे बिहार है और उत्तराखंड की 15 रैंक है। ये आपने याद रखना है। यहाँ से आपने ये याद रखना है कि जो है ये राज्य वाला नीति आयोग की नोडल एजेंसी है, ठीक है, नोडल वाला याद रखना है, नीति आयोग वाला। और अगर आपसे ये 3 आयाम याद रखने हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर, तो आपने ये, और 12 संकेतक है, यहाँ से सिर्फ आपने इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है। अभी एक एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। यहाँ से ये उत्तराखंड की रैंक पूछ ली थी। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23, तो ये जो है ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून, आपने थोड़ा सा बस ये ध्यान देना है। यहाँ से उत्तराखंड की रैंक पूछ ली थी तो मैंने लिख दिया है उत्तराखंड की 11th रैंक है, ठीक है। और पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे पंजाब है। तो आपने पहला तो याद रखना है और एक आपने याद रखना है कोई भी रैंक हो उसमें पहले वाला याद रखना है और एक उत्तराखंड की रैंक आपने याद रखनी है। कौन जारी करता है आपने ये याद रखना है, बस आपने इतना ध्यान देना है, ठीक है। अदरवाइज और चीजें आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है, देखिए नए संसद भवन का उद्घाटन, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूरा पढ़ना है आपने। नारी वाला जो महिला विधेयक वाला है वो पूरा पढ़ना है। फिर नए संसद भवन का ये पूरा पढ़ना है आपने, ये 2 आर्टिकल छोड़ने नहीं है, पूरा पढ़ना है। अब इसमें क्या है, अग्रणी ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लूटियंस
जो है एवं हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। उद्घाटन 1931 में किया गया था। ठीक है, अभी हमें पता है कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। अब इसमें 75 रुपए का सिक्का और स्मारक जो डाक टिकट है वो भी जारी किया है। अब यहाँ से अपने पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, ये याद रखना है लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में जो है पवित्र सेंगोल जो है वो भी स्थापित किया गया है, सेंगोल स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इसका डिजाइन जो है यानी कि इसका जो डिजाइन है अमृतसर गुजरात में स्थित आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से लिया गया, तैयार किया गया है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र के में जो है ये है। अब इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है, लोकसभा की जो सीटें आपने ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 888 सीटें लोकसभा की जो है। ठीक है, और ये राज्यसभा का हॉल का 384 सदस्यों के बैठने की जो है क्षमता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा के कितनी 888 सीटें हैं, मतलब आप यहाँ बैठ सकते हैं, और ये जो है राज्यसभा की 384। ठीक है, लोकसभा में आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय पक्षी है, राज्यसभा का राष्ट्रीय पुष्प वृक्ष है, और जो नए संसद भवन का प्रांगण है वो राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद स्थित है। तो आपने ये तीनों भी याद रखने हैं। ठीक है, अब सेंगोल के बारे में जो है आप पूरा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा कि कहाँ क्या था इसमें। अब इसमें जो है तमिल अधिनम धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये जो है सौंपा गया था। ठीक है, अब 5 फीट थी इसकी जो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल की लंबाई 5 फुट थी और उस समय सोने की परत चढ़ाई गई थी। अब उसके बाद जो है इसको इलाहाबाद संग्रहालय में जो है रखा था। उसके अब यहाँ से क्या है, ये ऐतिहासिक जो स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई है। ठीक है, लोकसभा, ये आपने ध्यान देना है, लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप। आपसे पूछ लिया जाएगा किसके आसन के समीप, तो लोकसभा के। ठीक है, अब ये जो है सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव जो के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। और तमिलनाडु के चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता था। आपने 2-3 पॉइंट थे, बस आपने यही याद रखना है। ठीक है, अब उड़ान जो है 5.3 उड़ान का पूर्ण रूप से जो है वो है उड़े देश का आम आदमी। बस आपने इतना ही ध्यान देना है और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, यहाँ पे से भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, यहाँ से सिर्फ ये आपने कर्नाटक की विधानसभा की सीटें याद रखनी है। कई बार पूछ ली जाती है, जैसे बॉक्सेस में दे दी जाती है, तो आपसे मिलान करनी है किसकी कितनी विधानसभा की सीटें। कर्नाटक की 224 सीटें हैं। ठीक है, बस आपने इतना ध्यान देना है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 देखिए, ये जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों को तस्करी को रोकना था। ये इस तरह का क्वेश्चन किसी PCS में पूछा जा रखा है, आई थिंक BPSC में पूछा जा रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है, नशीली पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए, और कहां पर, हिंद महासागर में। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपने इसमें ध्यान देना है। अब ये जो बॉक्स के अंदर है देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज। तो आपने ये याद रखना है, भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से स्थित है। अब 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज एवं पश्चिम में स्वर्ण अर्धचंद्र। अब आपसे स्वर्ण त्रिभुज और स्वर्ण अर्धचंद्र में कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वर्ण त्रिभुज में थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है, और स्वर्ण अर्धचंद्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि आप उत्तराखंड अपर PCS की तैयारी कर रहे हैं, कोई 1 लाइनर एग्जाम की ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, तो यहाँ से इसमें पूछा जा सकता है। तो आपने ये ध्यान देना है, थोड़ा सा आपने उस हिसाब से ही पढ़ना है कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं यहाँ से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाएगा, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य। तो आपने जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से ये बस इसमें इतना ही था, और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। अब देखिए, आपने याद रखना है क्या है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोर जिले का अरगम गांव जो है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कहाँ पर बनाया गया है, तो वो अरगम गांव में है। ठीक है, अरगम गांव कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। आपने इतना ध्यान देना है। विश्व का पहला पुस्तक नगर
हे ऑन वे जो है विश्व का पहला पुस्तक नगर है, ठीक है। और ये आपने अब यहाँ से ये पूछा जा रखा है, आपसे पूछा जा सकता है देश के पहले पुस्तक ग्राम कहाँ पर है। तो देश का पहला पुस्तक ग्राम कहाँ पर है, ये है भिलार गांव, जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में। तो आपने 3-4 पॉइंट थे, आपने ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से सिर्फ अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, यहाँ से सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है। ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला जो है कौन कौन से राज्य में विस्तृत है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में, गुजरात में, और इसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में है, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वर्तमान में यह पर्वत श्रृंखला अपक्षय और अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है, अब इसमें क्या, आम आदमी जो पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, कौन से अकॉर्डिंग दिया गया है, 1968 के। तो ये है, ठीक है। अब किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध, अब कैसे कैसे राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है, किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध जो है न्यूनतम 6% मत प्राप्त होना चाहिए, न्यूनतम 4 सीटें होनी चाहिए, 2% सीटों पर विजय होनी चाहिए, और न्यूनतम 3 राज्यों में दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है, ये यहाँ से राष्ट्रीय जो दर्जा दिया जाता है, ये यहाँ से ये राष्ट्रीय दल का दर्जा, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये 3-4 पॉइंट है। अगर ये आप मतलब ये कोई पार्टी ये 3-4 पॉइंट कवर कर लेती है तो उनको जो है राष्ट्रीय दलों का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ये मापदंड है, ये निर्धारित मापदंड है, तो ये आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी का पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो है, ये वर्तमान में देश के राष्ट्रीय दलों की कुल जो संख्या है 6 है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सिर्फ वीवीपी यानी कि विब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बस इतना ही आपने ध्यान देना है, अदरवाइज और इम्पोर्टेंट है नहीं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव, यहाँ से इनकी सीटें याद देख लेना बस आप, और तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ से भी, ठीक है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से, हाँ, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। तो क्षेत्रीय भाषा में, यानी कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्र की भाषा में जो निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है, वो है केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। ये आपने यहाँ से सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। अब संविधान की, देखिए पॉलिटी में हमने पढ़ रखा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, 12 हैं, 22 हैं, 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और काफी बार हम गलत कर देते हैं, तो ध्यान देना है। देखिए कभी भी कोई आर्टिकल आता है तो आप पूरा पढ़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा देख लीजिए, और अगर कोई स्टैटिक पोर्शन होता है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए। ये पॉलिटी में आपने पढ़ रखा है। तो आप क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, केरल उच्च न्यायालय। और 22 जो है क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये 22 भाषाएं आपको पता होगी, आपने पॉलिटी में सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। और केरल उच्च न्यायालय की जो क्षेत्रीय भाषा है मलयालम है, ठीक है, यहाँ से ये भी आपने ध्यान देना है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, देखिए पहले विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जो प्लेटफॉर्म था वो था हमारा गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश का था। 1366.33 जो है इसकी लंबाई थी, जो था गोरखपुर जंक्शन, उत्तर प्रदेश। लेकिन अब नहीं है, अब कर्नाटक का है, ठीक है। कर्नाटक का हुबली जंक्शन जो है 1507 मीटर जो है इसकी जो लंबाई है। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, हुबली जंक्शन, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक और पॉइंट रह गया है, ये भी आप कवर कर लीजिए। देखिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो आपने इसमें क्या करना, इसमें याद रखना है भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कौन से ईयर तक निर्धारित किया है, तो वो 2070 तक किया है। यहाँ से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो जितने इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो पूरा पढ़ना है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आपने पूरा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, जो शॉर्ट आपने पढ़ना है आपको बता दिया है। तो आप इतना कवर कर लेंगे तो आपके नेशनल न्यूज़ यानी कि 1 साल का जो न्यूज़ है फैक्ट तक का आपका इसी में कवर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आप आराम से इसको 2 से 3 बार लेक्चर को देखेंगे तो आपका जो है पूरा का पूरा नेशनल न्यूज़ कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को लाइक कीजिए। थैंक यू।